दोस्तों, हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से स्वर्ण काल में बदल गया दोस्तों। तो आज हम लोग इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां और इनके द्वारा भारत में किए गए उन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में और उनके नवरत्नों के बारे में, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं जिनको एग्जामिनर लगातार रिपीट करता रहता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए भी दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। विक्रमादित्य दोस्तों इनकी एक उपाधि थी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इनके बारे में और भी चीजें जानना शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण है कि इनका शासनकाल 380, ठीक है ना, 380 से 414 एडी तक इनका शासनकाल रहा दोस्तों। 380 से 414 एडी में इन्होंने शासन व्यवस्था प्रारंभ की। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इनकी कुछ उपाधियां हम लोग याद रखते हैं दोस्तों, जिनको लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। प्रथम उपाधि थी कि इन्होंने देवराज की उपाधि धारण की। और दूसरा था देवगुप्त की उपाधि इन्होंने धारण की दोस्तों। देवगुप्त की भी उपाधि इन्होंने धारण की और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों इन्होंने शकों पर विजय करके, शकों पर विदेशी थे, इनके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखें। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, इनकी वीडियो आपको डाली जा चुकी है। महत्वपूर्ण वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इन्होंने विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की। तो इन्होंने किसको हराया दोस्तों? ध्यान दें, शकों को। इन्होंने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इस बात को भी आप ध्यान रखें। गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये काल भी याद रखें दोस्तों। गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हीं के शासन काल में गुप्त काल वैभव की पराकाष्ठा पर पहुंच गया दोस्तों। हर क्षेत्र में विकास हुआ, राजनीति, संस्कृति, साहित्य और उन सारे कला आदि समस्त क्षेत्रों में इनके शासन काल में विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें आप जान लें दोस्तों। इनकी राजधानी 2 थी, तो आप ध्यान दें। इनकी एक राजनीतिक राजधानी थी और एक इनकी धार्मिक राजधानी थी। तो इनकी राजधानी के बारे में भी आप ध्यान दें दोस्तों। इनकी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी का नाम था, आप ध्यान दें, एक राजधानी थी पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी थी दोस्तों उज्जैन। ये वही उज्जैन है जहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भगवान शिव की मंदिर महाकाल का निर्माण किया है दोस्तों। ये वही स्थान है जहां पर उज्जैन पर इनकी एक धार्मिक राजधानी थी। तो आप ध्यान दें इस बात का, इनकी ये राजनीतिक राजधानी थी, ये राजनीतिक राजधानी थी और ये इनकी धार्मिक राजधानी थी। इन दोनों बातों को भी आप ध्यान रखें। इनकी 2 राजधानियां थी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट कर लें दोस्तों। इनकी उपाधियां देवराज और देवगुप्त थी। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को हराने के बाद, उनको पराजित करने के बाद। और इनके समय काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। यहीं से गुप्त समृद्धि
का एक पराकाष्ठा पर गुप्त साम्राज्य पहुंच जाता है दोस्तों। राजधानी, इन्होंने 2 राजधानियां थी, इनके बारे में भी आप ध्यान रखें। तो आप इनको नोट कर ले दोस्तों। इसके बाद हम लोग और भी इनके बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, इनको मिटाते हैं, आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। विक्रमादित्य के बारे में यह मिलता है दोस्तों कि इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। तो महत्वपूर्ण 2 विवाह इनके बहुत महत्वपूर्ण थे। तो कुछ इनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी आप जान लें। इनके एक पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम, इनके पुत्र का नाम था दोस्तों कुमार गुप्त। इनके बाद सम्राट बनते हैं गुप्त साम्राज्य के। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। कुमार गुप्त, इनकी एक पुत्री का नाम है जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उनका नाम है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त, इनकी एक बहन थी। तो उस बहन के बारे में, कुमार गुप्त की बहन थी और विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिनके बारे में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था। एक इनके और एक पुत्र थे जिनका नाम था दोस्तों गोविंद गुप्त। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। इनके परिवार के सदस्य थे। चंद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं, समुद्रगुप्त गुप्त के पुत्र थे। तो ठीक है, ये समुद्रगुप्त के बाद ही शासक बनते हैं। इनके पहले भी एक शासक हो चुके होते हैं जिनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य कम मिलता है, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुमार गुप्त के बारे में भी जान लें। इन्होंने एक शादी, जो वैवाहिक संबंध बनाए दोस्तों, ध्यान दें। जो वैवाहिक संबंध इन्होंने बनाए, वो 2 वैवाहिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हुए इनके जीवन काल के लिए और इनके क्षेत्र विस्तार के लिए। तो उनमें सबसे पहला था दोस्तों नागवंश। नागवंश की राजकुमारी कुमार कुबेर नागा से इन्होंने शादी किया। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से इन्होंने शादी किया। ठीक है दोस्तों, कुबेर नागा से इन्होंने शादी किया और इन्हीं की पत्नी से इन्हें एक पुत्री प्रभावती गुप्ता का इन्होंने जन्म हुआ। और इनके बारे में ध्यान दें, इनकी एक दूसरी जब वैवाहिक संबंध बनाते हैं दोस्तों, वह वैवाहिक संबंध था प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटकों के साथ ये कर देते हैं। तो आप ध्यान दें, वाकाटक वंश के साथ, वाकाटक वंश के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। पुत्री का विवाह किया था प्रभावती गुप्ता का, उस समय वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड थे दोस्तों। ध्यान दें, रुद्रसेन सेकंड के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इनकी मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता वहां पर शासन करने लगती हैं और अपने पुत्र के साथ शासन व्यवस्था को उन्होंने प्रारंभ करती हैं और ये भारतीय इतिहास की पहली महिला बन जाती हैं जिन्होंने शासन व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शासन किया। तो इस बात का याद रखें दोस्तों, राजनीति में शासन व्यवस्था चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता थी। ये बार बार क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों, इसको याद रखें। ये क्वेश्चन आए दिन एग्जामिनर रिपीट करता रहता है, आप इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों। तो आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो आगे हम लोग इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और पढ़ते हैं। इन्होंने विजय की व्यवस्था की और इनके कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक चमत्कार बातें हैं इसमें, हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटाते हैं। आगे हम लोग इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। इनके विजय के बारे में महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं दोस्तों, ध्यान दें। विजय के बारे में महत्वपूर्ण मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली का एक लौह स्तंभ मिला हुआ है। ध्यान दें दोस्तों, मेहरौली का एक लौह स्तंभ, एक लौह स्तंभ मिला हुआ है दोस्तों, मेहरौली का एक लौह स्तंभ। चमत्कार बात यह है दोस्तों कि उस समय की तकनीकी व्यवस्था इतनी वैभवशाली थी दोस्तों कि आज भी वह लौह खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है और उसमें से आपको चित्र भी दिखाया जाएगा। उसमें से आज भी उसमें एक भी प्रकार के क्षति नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, खुले आसमान के नीचे वो लौह स्तंभ है। दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये स्थापित है। ध्यान दें दोस्तों, ये दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों, कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये स्थापित किया गया लौह स्तंभ। आज भी इसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें आज भी कुछ नहीं हुआ है। उस समय की तकनीकी व्यवस्था का ये वैभवशाली उदाहरण दिखाई देता है दोस्तों। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, इसमें चंद्र नामक शब्द लिखा गया है। और जान ले, ये दोस्तों वैष्णव धर्म अवलंबी थे। वैष्णव धर्म को ये मानने वाले थे दोस्तों, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और इनके गरुड़ स्तंभ इनका चिन्ह था। ध्यान दे दोस्तों, इस बात का भी ध्यान दें, गरुड़ चिन्ह था इनका, इसी का चिन्ह गरुड़ था। तो इन्होंने वैष्णव धर्म का पालन किया, विष्णु धर्म का पालन किया और गरुड़ चिन्ह अपने लिए इन्होंने बनवाए। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इनके बारे में। इंपॉर्टेंट है बात दोस्तों, नोट कर लें, एग्जाम में लगातार ये बातें पूछी जाती हैं। इनके महत्वपूर्ण नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन महत्वपूर्ण उनके किए गए योगदान के लिए और वो किस लिए सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में फेमस थे दोस्तों, उनका क्या योगदान था, उनके बारे में भी हम लोग महत्वपूर्ण बातें ध्यान देंगे दोस्तों। इन्हीं के शासन काल में फाहियान भारत आए और उन्होंने भारत में आने के बाद इनके पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। तो आगे हम लोग इनके नवरत्नों के बारे में पढ़ते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बातें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लगातार इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण नवरत्न कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अमर सिंह थे दोस्तों, दूसरे का नाम बेताल भट्ट था और तीसरे का नाम दोस्तों धनवंतरी था, जिन्हें चिकित्सा पद्धति या क्या कहते हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति का भगवान भी कहा जाता है। इनका नाम भी आप याद रखें दोस्तों, जिनका नाम था धनवंतरी। और शंकु जिनको कहा जाता है दोस्तों शंकु, और घटकर्पण, और एक का नाम था छपड़क। तो आप इनके चार लोगों के बारे में आप पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो आगे हम लोग इनके बारे में और भी लोगों के बारे में जानेंगे। तो अमर सिंह दोस्तों संस्कृत कोशाकार थे, संस्कृत कोशाकार थे दोस्तों। इन्होंने अमर कोश लिखा है। ध्यान दे दोस्तों, इनकी एक बुक है जिसका नाम है अमर कोश।
तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमरकोश। बेताल भट्ट के बारे में जानिए दोस्तों, ये जादूगर थे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। इन्होंने जादूगर को भी अपने साम्राज्य में रखा और ये जादू जैसी व्यवस्था को भी बताते थे। ये अमर सिंह संस्कृत के कोशाकार थे, इन्होंने अमरकोश की रचना की थी, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। बेताल भट्ट जादूगर थे। बेताल भट्ट की कहानी, बेताल की कहानी भी आप कभी देखे होंगे, तो ये दोस्तों जादूगर थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। धन्वंतरी दोस्तों, धन्वंतरी के बारे में भी ध्यान दें दोस्तों। भारतीय आयुर्वेद के पिता कहा जाता है इनको। भारतीय ये भारतीय आयुर्वेद के पिता थे। भारतीय आयुर्वेद के धन्वंतरी के बारे में मिलता है दोस्तों। चिकित्सा पद्धति की आज भी हम लोग चिकित्सा डॉक्टर जो सबसे पहला अक्षर जो प्रयोग करते हैं, इन्हीं के नाम को प्रयोग करते हैं। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति के पिता माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इनके बाद शंकु, शंकु के बारे में ये है दोस्तों, ये वास्तुकार थे। वास्तुकार उन्हें कहा जाता है जो बिल्डिंगें या जो महल वगैरह बनाने में जो महत्वपूर्ण कार्य योगदान देते थे, उन्हें शंकु कहा जाता था। हर क्षेत्र से प्रकांड विद्वान इनके नवरत्नों में शामिल थे दोस्तों। तो ये घटकर्पण के बारे में हो गया। अब हम लोग छपड़क के बारे में भी पढ़ते हैं। एक नीचे थे दोस्तों छपड़क, इनके बारे में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट लोग थे जिनका किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था सम्राट के क्षेत्र में। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, आप इनको नोट कर लें। 5 लोग हो गए, 5 4 9, 4 लोगों के बारे में हम लोग अभी और पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटाते हैं। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कालिदास के बारे में भी पढ़ेंगे। कालिदास के बारे में लगातार क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इनको आप नोट कर लें दोस्तों। ठीक है, मिटाते हैं इनको हम। अब इनके 3 और बच्चे हैं दोस्तों। पहले थे जिनका नाम था कालिदास, कालिदास, इनके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। और एक जिनका नाम था वराह मिहिर, इनके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इनका नाम था वराह मिहिर, और एक अंतिम थे जिनका नाम था वरुरुचि। वरुरुचि। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। ये 3 लोग थे, इनके बारे में ये नवरत्नों में शामिल थे। वराह मिहिर के बारे में पहले आप चीजें जान ले दोस्तों। वराह मिहिर क्या थे? बृहत संहिता, इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम था दोस्तों बृहत संहिता। ठीक है ना। तो वराह मिहिर ने बृहत संहिता एक रचना की थी दोस्तों। इन्हें खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है या खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। वराह मिहिर खगोल के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। खगोल के क्षेत्र में इन्हें बहुत ही ज्ञान था। वराह मिहिर खगोल प्रणाली को ज्ञान देने वाले व्यक्ति थे। वरुरुचि के बारे में मिलता है दोस्तों, यह एक व्याकरणिक थे, व्याकरण के बारे में ये जानकारी रखते थे। ठीक है, तो ये व्याकरणिक थे, तो इनके बारे में आप नोट कर लें दोस्तों। कालिदास के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ने वाले हैं। इनकी कई रचनाएं हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आप इनको नोट कर लें। तो हम लोग कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और इनके बहुत से नाटक, बहुत से महाकाव्य और खंड काव्यों की रचना की, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इन पर लगातार हर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर ले दोस्तों। तो आगे हम लोग कालिदास के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, इनको हम लोग मिटाते हैं। कालिदास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके नाटक के कारण भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। शेक्सपियर ही जैसे महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की, वैसे ही कालिदास ने भी बहुत कई नाटकों की रचना की। तो इनके बारे में आप जान लें दोस्तों कि इन्होंने पहला था खंड काव्य। इनके 2 खंड काव्य थे जिनके बारे में आप ध्यान दें दोस्तों, ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है, तो 2 खंड काव्य थे जिनका नाम था दोस्तों ऋतु संहार, ये पहला था, और दूसरे का नाम था दोस्तों मेघदूत। तो इन्होंने 2 खंड काव्य ये लिखे, तो ये खंड काव्य थे। और इनके बारे में महाकाव्य, 2 महाकाव्य की रचना इन्होंने की। तो आप ध्यान दें, ये खंड काव्य आप नोट कर लें। 2 महाकाव्य थे दोस्तों, 2 महाकाव्य थे। एक का नाम था कुमार संभवम, एक का नाम था रघुवंश। तो ठीक है, ध्यान दें दोस्तों, कुमार संभवम और एक का नाम था रघुवंशम। तो ये उनके 2 महाकाव्य थे, आप इनको नोट कर लें। इनके 2 महाकाव्य, एक खंड काव्य, और इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इनके 3 नाटक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम इनका एक नाटक था दोस्तों। एक का नाम था विक्रमोर्वशीयम, तो ये इनके दूसरे नाटक का नाम था। तीसरा नाटक बहुत ही फेमस है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनके 3 ये नाटक थे दोस्तों, बहुत ही फेमस हैं। इन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी रचनाएं दे के क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किनके नाटक हैं या इनकी किसकी रचना है। तो आप इन तीनों को आप ये नोट कर लें दोस्तों। खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत है, महाकाव्य कुमार संभवम रघुवंशम है, और नाटक में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके ये 3 नाटक थे। इन पर लगातार क्वेश्चन कालिदास के पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, आप इनको नोट कर लें। इन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों फाहियान भारत आए, उनके बारे में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जान लेते हैं। चीनी यात्री थे, इस समय बौद्ध धर्म को मानने वालों में इन्होंने बौद्ध धर्म की यात्रा करने के लिए भारत आए, तो उनके बारे में हम लोग बात जानते हैं। इनको आप नोट कर ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटाते हैं। इन्हीं के शासन काल में भारत में दोस्तों फाहियान आए, चीनी यात्री थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म की यात्रा करने के लिए भारत में आए। भारत में बौद्ध धर्म के स्थानों को उन्होंने यात्रा किया। इनके बारे में जाना जाता है कि इनका समय 399 से 414 एडी तक ये भारत में रहे दोस्तों। विभिन्न स्थानों पर गए, जहां गए उनके स्थानों को इन्होंने रचना की, और उनके बारे में इन्होंने अपनी किताब, इनकी एक बुक है किताब, जिसके बारे में भी ध्यान दें दोस्तों, उसका नाम है, इनकी एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है फू को की। इनकी एक किताब है, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। तो ये रहा
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इतिहास की महत्वपूर्ण बातें जो लगातार एग्जामों में पूछी जाती हैं, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें समाहित किए गए हैं। आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो को आप लगातार देखते रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की क्वालिटी के बारे में कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। जो भी कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा। आप क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनके भी उत्तर आपको दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी इतिहास के भी आप जुड़ सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो वीडियो लगातार बन रही हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो भी लगातार बना के चैनल पर डाली जा रही हैं। हर मंथली करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलता रहेगा। आप इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों, करंट अफेयर्स बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए, आपको दूसरी बुक नहीं लेनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी उसमें समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आगे इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे।